सरगोदा एयरबेस के ऊपर हमला हुआ। इसके बाद जो किराना हिल्स हैं वहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल बाहर निकला। इजिप्ट से एक प्लेन भरकर आया जिसमें बोरॉन 10 था, जो नाइल घाटी में बहुत पाया जाता है, जो कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को ऑब्जर्व करता है। अमेरिका की एक न्यूक्लियर इमरजेंसी टीम जो है वो तुरंत पाकिस्तान पहुंची। आफ्टर ऑल ये सब हुआ क्या? घबराइए मत, आज के वीडियो में हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पर इन चीज़ों को समझने के लिए आपको एक बैकग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना है। उस बैकग्राउंड को समझाने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक बड़ा बेसिक सा उदाहरण देता हूँ। आप 1 मिनट के लिए सोचिए कि एक बच्चा है और वो एक पटाखे को टेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि जब वो पटाखे को टेस्ट करे तो उस समय उसकी भनक ना तो उसके घर वालों को लगे ना उसके पड़ोसियों को लगे। अब ये पटाखा टेस्ट कैसे करेगा? तो बच्चा क्या करता है कि एक गुफा बनाता है, और गुफा बनाने के बाद उस गुफा के अंदर जाकर बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से वो इस प्रकार का उस पटाखे को टेस्ट करता है कि पहली बात तो गुफा के बाहर आवाज़ भी नहीं आती, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि पटाखे को टेस्ट करने के बाद जो पटाखे के कागज़ इधर उधर गिरते हैं उनको भी वो एकजुट करके झाड़ू मारकर साफ करके बाहर ले आता है। पाकिस्तान ने यही चीज़ करी। 1971 में जब पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान को खोया, उसके बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि मैं भारत के साथ कन्वेंशनल लड़ाई, मिलिट्री लड़ाई दोबारा नहीं लड़ सकता। और भारत ने जब 1974 में न्यूक्लियर डेटोनेशन किया तो 1975 के बाद पाकिस्तान ने रणनीति बना ली कि अब हम अपना न्यूक्लियर बम बनाएंगे। और 1975 से जब पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर बम बनाने की प्रक्रिया को अंजाम देने लगा तो वो धीरे धीरे जब मटेरियल्स को लेके आया तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि उसको अब ये नहीं समझ आया कि इन मटेरियल्स को मैं चेक भी कैसे करूं कि ये चलते भी हैं या नहीं। अब ये प्रॉब्लम इसलिए भी थी क्योंकि उस समय अमेरिका के सैटेलाइट्स ऊपर घूमा करते थे और उन सैटेलाइट से उसको बचना भी था, क्योंकि यदि अमेरिका के सैटेलाइट या यूरोप के किसी देश के सैटेलाइट ने अगर पाकिस्तान के अंदर की इस प्रकार की कोई गतिविधि को देख लिया होता तो बवाल मच जाता। इस कॉन्टेक्स्ट में अब समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने किराना हिल्स नाम की एक जगह जो सरगोदा के पास है, उस जगह में जाकर एक फैसिलिटी बनाने की कोशिश करी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की जो आज की डेट में आर्मी का कोर ऑफ इंजीनियर्स है, यानी कि जो इंजीनियरिंग पलटन है उनकी, उस इंजीनियरिंग पलटन के अंदर एक बड़ा कोवर्ट सीक्रेट यूनिट है जिसका नाम है स्पेशल डिवीज़न वर्क यूनिट। ये स्पेशल डिवीज़न वर्क यूनिट ने किराना हिल्स में जाकर गड्ढे खोदने शुरू करे, टनल्स बनाई, गुफाएं बनाई। उन गुफाओं को बनाने के बाद उनके ऊपर कंक्रीट और स्टील लगाकर उनको एकजुट करके सेफगार्ड किया। और फिर इसके बाद 1983 से लेकर 1990 तक 7 साल पाकिस्तान ने 24 बार इन गुफाओं के अंदर किराना हिल्स के पास पहली बात तो सब क्रिटिकल टेस्ट किए। अब ये सब क्रिटिकल टेस्ट क्या है अगर आपको नहीं पता, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। सब क्रिटिकल टेस्ट एक साधारण लैंग्वेज में ये होता है कि आप एक बंदूक को लोड करके सिर्फ देखना चाहते हो कि हाथ में वो बंदूक पकड़ी हुई लोडेड कैसी लगती है बिना ट्रिगर दबाए। अगर आप ये पॉइंट समझ गए तो आप ये भी समझ जाओगे कि सब क्रिटिकल टेस्ट यही होता है। पाकिस्तान ने जब ये गुफाएं बनाई किराना हिल्स में, तो वो इन गुफाओं के अंदर उसने क्या किया कि पहली बात जो न्यूक्लियर मटेरियल उसके पास था, उस न्यूक्लियर मटेरियल में उसने ब्लास्ट नहीं किया, क्योंकि ब्लास्ट करने से तो पकड़ा जाता। उसने किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर चेन रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता। उसने सिर्फ ये किया कि इन मटेरियल्स को कंट्रोल्ड कंडीशंस में एनालाइज किया कि ये कंट्रोल्ड कंडीशंस में किस प्रकार से शॉक वेव्स को जनरेट करते हैं, किस प्रकार से इम्प्लोजन मैकेनिक्स जो हैं वो इसके काम आते हैं। और ये कंट्रोल्ड मैकेनिज्म्स के तहत उसने उन गुफाओं में कैमरा और सेंसर लगा के ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को, किस प्रकार की शेप्स और डिज़ाइंस के तहत परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, इन सारी चीज़ों का डेटा इकट्ठा कर लिया। 1983 से लेके 1990 तक इसने 24 बार इस प्रकार के सब क्रिटिकल टेस्ट किए, जिसमें इसने सिर्फ ये एनालाइज किया 24 बार उस न्यूक्लियर मटेरियल को अलग अलग कंडीशंस में चला के कि कैसे वो बिहेव करेगा। और इन सारे 24 के 24 टेस्ट्स का नाम दिया गया, कोड नेम रखा गया किराना 1।
इन किराना वन के तहत उसने न्यूट्रॉन इनिशिएटर से लेके इम्प्लोजन सिस्टम से लेके मटेरियल बिहेवियर से लेके ये सारी चीज़ों को एनालाइज कर लिया। अब उसको ये समझ आ चुका था 1990 तक कि मुझे कितनी मात्रा का यूरेनियम, कितनी मात्रा का प्लूटोनियम आज की डेट में चाहिए और कितने प्रेशर में उनको लगाना है जिसके तहत जो है किसी भी तरीके से एक शॉर्ट रेंज बम मैं इमीडिएटली तैयार कर लूँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने और काम एक किया कि उसने अगर किराना हिल्स के अंदर जाकर, किराना घाटी में जाकर इन पहाड़ियों के बीच गुफाएं उसने बनाई, तो किराना के आसपास का जो पूरा इलाका था इस्लामाबाद रावलपिंडी बेल्ट में, उस बेल्ट के आसपास उसने बाकी फैसिलिटीज़ को भी और क्रिएट किया। एक इस्लामाबाद के पास फैसिलिटी है जिसका नाम है काहूता रिसर्च लेबोरेटरी जो है, वहाँ पर उसने यूरेनियम इनरिचमेंट का काम किया कि वहाँ पर जितना भी यूरेनियम होता था उसको इनरिच करता था चुपचाप बैठ के। इसके साथ साथ एक फैसिलिटी है खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में वो प्लूटोनियम का प्रोडक्शन करने लगा। तीसरी फैसिलिटी चश्मा रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी थी। इस चश्मा रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी में जितना भी स्पेंट फ्यूल था उसको रीप्रोसेस करने लगा। चौथी जो फैसिलिटी थी इस्लामाबाद के पास वो थी नीलोर में उसने एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी बनाई। लेकिन इसके बाद, इन सारी फैसिलिटीज़ के बाद पाकिस्तान के पास दो चीज़ें तैयार हो गई। एक तैयार हो गया न्यूक्लियर वॉरहेड, एक तैयार हो गया डिलीवरी सिस्टम। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जब आप एक न्यूक्लियर वेपन की बात करते हैं तो उसके ये दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर वॉरहेड और एक होता है डिलीवरी सिस्टम। इस उदाहरण के तहत समझिए, मान लीजिए ये एक न्यूक्लियर वेपन है, ये जो ढक्कन है पेन का, मान लीजिए ये वॉरहेड है और ये जो है पेन, ये है डिलीवरी सिस्टम। पाकिस्तान जो पॉलिसी फॉलो करता है ना, उस पॉलिसी को कहते हैं डीमेटेड पॉलिसी। डीमेटेड पॉलिसी का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर वेपन है और जो डिलीवरी सिस्टम है, मैं उन दोनों को अलग अलग रखूँगा। अलग अलग रखने से क्या होगा कि यदि ये, अगर मान लीजिए कभी सैबोटाज हुआ तो मेरे पास ये इंटैक्ट रहेगा, या ये अगर सैबोटाज हुआ तो ये इंटैक्ट रहेगा। दोनों इकट्ठे सैबोटाज नहीं होंगे। सैबोटाज यानी कि दोनों इकट्ठे कभी इंडिया आके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। और अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं इन दोनों को कभी भी मेट करा दूंगा। यानी कि ये अगर मेरा डिलीवरी सिस्टम है और ये मेरा न्यूक्लियर वॉरहेड है और ये आज की डेट में डीमेटेड है, यानी कि सेपरेट अलग जगहों पर छुपा के रखे हैं मैंने, तो वो जगहें भी आसपास इतनी क्लोज हैं एक दूसरे के कि यदि कल को ज़रूरत पड़ी तो ये जो न्यूक्लियर वेपन है, इस न्यूक्लियर वेपन को ले जाके मैं कभी भी डिलीवरी सिस्टम पे लगाकर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लूँगा अपना। इसको कहते हैं मीटिंग। जैसे ही मैंने ये ढक्कन पेन के ऊपर लगाया, इसका मतलब हुआ मीटिंग। तो पाकिस्तान क्या करता है, वैसे तो डीमेटेड पॉलिसी फॉलो करता है कि उसने एक जगह पर जो है डिलीवरी सिस्टम अलग रख रखा है और न्यूक्लियर वॉरहेड अलग रख रखा है, पर जब भी वो चाहे वो मीटिंग करा सकता है दोनों की। अब समझने की बात यह है कि इसने ये जो यूरेनियम की फैसिलिटी काहूता में बनाई, खुशाब में जो इसने प्लूटोनियम की फैसिलिटी बनाई, नीलोर में इसने R&D की फैसिलिटी बनाई, चश्मा रीप्रोसेसिंग यूनिट में स्पेंट फ्यूल की फैसिलिटी बनाई, फिर इसने ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड और डिलीवरी सिस्टम थे ये कहाँ रखे? ये इसने रखे किराना में, उन गुफाओं में जहाँ पर इसने ये टेस्टिंग की थी। अब इसने टेस्टिंग करने के बाद उन गुफाओं को क्लीन करा, साफ़ करा। साफ़ करने के बाद वहाँ पर सबसे पहली बात इसने एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई। इस स्टोरेज फैसिलिटी में पाकिस्तान ने किराना हिल्स में सबसे पहले अपने जितने भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, डिलीवरी सिस्टम्स हैं, उनको डीमेटेड करके, यानी कि अलग अलग करके किराना में पहली बात तो छुपा के रखे हैं। अब दूसरी बात, क्योंकि अब किराना में इतनी बड़ी चीज़ है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना की मदद ली उसने। चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको HQ-9 के नाम से जाना जाता है, उसने वहाँ पर उसको लगाया। अब किराना हिल्स के आसपास, यानी कि किराना घाटी में HQ-9 चाइना का S-300 के बराबर का एक एयर डिफेंस सिस्टम सो कॉल्ड वहाँ पर एक्टिवेटेड है। इसके बाद दूसरी चीज़ वहाँ पर क्या है कि वहाँ इलेक्ट्रिक वॉरफेयर के रडार्स एक्टिवेटेड हैं और एयर डिफेंस बैटरीज उसने लगाई हुई हैं। आज की डेट में अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहली बात, किराना जो पूरी की पूरी ये घाटी है, इस घाटी के बहुत ही पास है सरगोदा का एयरबेस। पाकिस्तान ने ये सरगोदा का जो एयरबेस बनाया है ना, ये एयरबेस बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा सोच समझ के इसने बनाया है।
पाकिस्तान को ये लगा कि भाई सरगोदा का एयरबेस यदि किराना घाटी के पास होगा, और किराना घाटी वो घाटी है जहाँ पर मेरे ये डिलीवरी सिस्टम प्लस साथ में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, तो पहली बात तो एयरबेस वहाँ पर बनाना आवश्यक है। आज किराना हिल्स जहाँ पर इनके ये न्यूक्लियर वेपन छुपे हुए हैं, वहाँ से सरगोदा का जो एयरबेस है वो केवल 22 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये 22 किलोमीटर का डिस्टेंस डिलिबरेटली इसलिए रखा गया है कि कल को यदि कोई आपदा किराना घाटी में होती है तो हम एयरबेस से ट्रूप्स को जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो एयरबेस पे हमने रेडार्स लगाए हैं, उन रेडार्स के तहत किराना घाटी में एक एक्सटेंडेड एयर डिफेंस कवरेज मिल जाएगी। चौथी सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि जो सरगोदा एयरबेस है वो पाकिस्तान के सेंट्रल एयर कमांड का हेड क्वार्टर है, और इस सेंट्रल एयर कमांड के हेड क्वार्टर में आज की डेट में पाकिस्तान ने वहाँ पर F-16, JF-17 और मिराज 3, मिराज 5 एयरक्राफ्ट रखे हैं। ये जो मिराज 3, मिराज 5 और F-16 एयरक्राफ्ट हैं, ये आज की डेट में इस न्यूक्लियर वॉरहेड को भी अपना सकते हैं। और यहाँ पर इतनी ही बात नहीं है, सरगोदा एयरबेस जो है, उस एयरबेस के कॉम्प्लेक्स में पाकिस्तान के 2 और बड़े महत्वपूर्ण ऑफिस हैं। वहाँ पर सबसे पहला ऑफिस है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिवीज़न का। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग डिवीज़न आज की डेट में न्यूक्लियर वॉरहेड के ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी को मैनेज करता है। दूसरा है स्पेशल रिस्पॉन्स फोर्स। पाकिस्तान की जो स्पेशल रिस्पॉन्स फोर्स है, ये पाकिस्तान आर्मी का एक ऐसा कोवर्ट एलीट यूनिट है जो कि न्यूक्लियर एसेट्स को डिफेंड करता है पाकिस्तान के, उनको सेव करता है, सेफगार्ड करता है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि सरगोदा जो है उसके पास पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त ब्लास्ट प्रूफ हैंगर्स बनाए हुए हैं। हैंगर्स यानी कि ऐसे एरोड्रोम्स जिनके अंदर इनके F-16, JF-17 मिराज खड़े होते हैं। और इसका जो रनवे भी है, पाकिस्तान कहता है कि ये रनवे हमने इस प्रकार का बनवाया है कि इस रनवे के ऊपर यदि कोई बम भी गिर जाए तो वो बम गिरने से हमारा रनवे कभी टूटेगा नहीं। लेकिन ब्यूटी पता है क्या है? ब्यूटी ये है कि अभी हाल ही में 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने किराना हिल्स के ऊपर टारगेट नहीं किया, पर किराना हिल क्योंकि केवल 22 किलोमीटर दूर है सरगोदा एयरबेस के, तो भारत की सरकार ने जो सबसे पहली लिस्ट जारी की थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कि हमने कौन से साइट्स को टारगेट किया है, उस साइट्स में सरगोदा एयरबेस का नाम है। सारा खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि सरगोदा एयरबेस, जो कि आप सोचिए कि इनकी इतनी इम्पोर्टेंट एयरबेस है कि सरगोदा एयरबेस में आज की डेट में जिस प्रकार के यूनिट्स और ऑफिसेज वहाँ पर हैं, और उसकी जो प्रॉक्सिमिटी है आज की डेट में, खास करके इस पर्टिकुलर किराना हिल के, आप उस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि भारत का उद्देश्य क्या था। भारत ने जब सरगोदा के एयरबेस को टारगेट किया, उसका रनवे भी तोड़ा, जो कि ये बड़े ख्वाब लगा के बैठे थे कि ऐसा रीइंफोर्स्ड रनवे जिसको कोई उखाड़ नहीं सकता, हमने यूं उखाड़ दिए यूं। और दूसरी चीज़ कि जो पाकिस्तान बोल रहा था कि मैंने चाइना के S-300 HQ-9 का प्रयोग किया है, भाई चाइनीज़ आइटम है, नहीं चलेगा, नहीं चला, घर में घुस के मारा, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं। तो इनका एयरबेस भी वहाँ पर फूटा। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज था वो ये था सरगोदा को टारगेट करने का कि देखिए, सरगोदा के जो प्रॉक्सीमेट आपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे हैं, आज हमारे एयरफोर्स के रेडार में है वो, और कल को अगर आपने कोई गतिविधि करी तो एक चीज़ याद रखिएगा कि इस एक एयर स्ट्राइक से आपके किराना हिल्स के अंदर के जितने भी ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स तुमने छुपा रखे हैं, उनको एक एक को फोड़ सकते हैं। और सिर्फ आज की डेट में हम खास करके किराना को नहीं, सरगोदा पे अटैक करने के बाद भारत ने किराना को तो एक्सपोज किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ कहूता, खुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसके साथ साथ चश्मा रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी, नीलोर और न्यू लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर ये आज की डेट में टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं, ये सारे एक्सपोज हो गए हैं। क्योंकि जब आप एक ऐसी फैसिलिटी पर टारगेट करते हो तो कल को दूसरे को ये समझ आ जाता है कि आज यदि ये है तो कल बाकी भी है। और मैंने आपको जब पहलगांव का हमला अनफॉर्चुनेटली हुआ था, जिसमें इन्होंने हमारे देश के नागरिकों को मारा था,
उसके बाद भी मैंने जब वीडियो बनाया था, और आज भी मेरे चैनल पे वो वीडियो 2 हफ्ते पुराना पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए, मैंने उस समय ये बात बोली थी और मैं आज फिर ये बात दोहरा रहा हूँ। मैंने उस समय भी ये बात बोली थी कि भारत को पाकिस्तान का व्यवहार यदि बदलना है, उसका केवल एक ही तरीका है कि इनके न्यूक्लियर एसेट्स को तबाह कर दो। क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान को ये समझ आ जाएगा कि मेरे न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भारत आज की डेट में टारगेट कर सकता है, उस दिन पाकिस्तान को ये समझ आएगा कि ये जो न्यूक्लियर बम की आड़ में बैठ के मैं जिहाद करता हूँ ना, जिस दिन ये न्यूक्लियर वेपन ही मेरा निपट गया तो जिहाद ऑटोमेटिकली कोलैप्स होगा। लेकिन चीज़ को समझिए, हमने किराना को टारगेट नहीं किया, हमने सरगोदा को टारगेट किया। हमने सरगोदा को टारगेट करके ये मैसेज दे दिया इनको कि आज सरगोदा है, जिससे कि किराना इंटेंशन था, कल को आपका खुशाब होगा, कल को आपका निल्लोर होगा, चश्मा रिप्रोसेसिंग फैसिलिटी होगी, कल को आपका कहूता होगा, न्यू लेबोरेटरी कॉम्प्लेक्स होगा। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे लिए अब कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो ये चीज़ को याद रखिए कि भारत का जो ब्रह्मोस था, उस ब्रह्मोस ने इनका जो पूरा न्यूक्लियर ब्लफ है, जो न्यूक्लियर रेटरिक है, उसको तबाह कर दिया है। हाँ, अब क्योंकि 22 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में इस प्रकार का ब्रह्मोस से हमला हुआ, प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, मैं कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, देखो मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ और मुझे इतनी अकल तो है नहीं इन चीज़ों को लेके, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर पाकिस्तान ने इजिप्ट से बोरॉन 10 मांगा है, क्योंकि बोरॉन 10 को छिड़कने से कम किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन लीक यदि हुआ हो या होने की संभावना भी हो तो वो चीज़ ना हो। तो ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। और इसके बाद अब क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कल रात को उन्होंने आकर देश को संबोधित करते हुए ये बात बोल दी सबसे महत्वपूर्ण तरीके से कि आपके साथ बातचीत नहीं होगी, आपके साथ कोई व्यापार नहीं होगा, आपको पानी नहीं दिया जाएगा जब तक आप आतंकवाद खत्म नहीं करेंगे और आतंकवाद की फैक्ट्री को जारी रखेंगे, सर्जिकल ऑपरेशंस जारी रहेंगे। और पांचवी सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने ये बात बोली कि आपसे बातचीत करने का फ़ायदा तब है जब आप बातचीत इस मसले पे करो, जो मैं पिछले 2.5 साल से इस चैनल पे आपको बोलता आ रहा हूँ कि बातचीत केवल इस मसले पे होगी कि जो तुमने इलीगली कश्मीर को ऑक्यूपाई करके रखा है उसको लौटाओगे कब। तो ये सारे पॉइंट्स कल रात को पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने आकर एकदम स्पष्ट दोबारा से कर दिए। लेकिन एक चीज़ को आप याद रखिएगा, गेम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। पाकिस्तान एक नीच देश है, इसका नीच व्यवहार कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी बचपन से जमा नीच होता है वो नीच ही रहेगा। माफ़ कीजिएगा कि ये शब्द का प्रयोग मेरे को करना पड़ रहा है, हो सकता है कि आप लोग में से कुछ कहें कि ऐसा शब्द शोभा नहीं देता मुझे, लेकिन उस देश की शान है ये शब्द, तो मेरे को मजबूरन प्रयोग करना पड़ रहा है। याद रखिएगा कि भारत को इस मोमेंट पर कंफर्टेबल नहीं होना है कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। नहीं, आपने सबक अगर सिखाना है तो अब आपको सबसे पहले इनसाइड एजेंट इंडक्शन ऑपरेशंस करने हैं, जिसके तहत पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के जितने भी पुराने रिटायर्ड अधिकारी हैं, किसी तरीके से उनका प्रयोग करके, चाहे हनी ट्रैप करो, पैसे दो, कुछ भी करो, उनका प्रयोग करके इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करना है। दूसरा, इजराइल की मदद लेके थर्माइट बॉम्ब्स बनाने हैं। थर्माइट बॉम्ब्स बना के इनकी जो खुशाब फैसिलिटी है, कहूता फैसिलिटी है, इनको एक एक करके तोड़ना है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इनके जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं पाकिस्तान के, हमारे इजराइल भाइयों से मदद लेके मेडिकल इंजेक्शन पॉइजनिंग का प्रयोग कीजिए, इनको एक एक करके निपटाइए। और चौथा, साइबर ऑपरेशंस के तहत इनकी पूरी कमांड कंट्रोल सप्लाई चेन सिस्टम्स जो न्यूक्लियर लेवल पर हैं उसको नलीफाई कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान का व्यवहार बदलने का केवल एक ही तरीका है। आज अगर आप ये लेके बैठे हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद और पाकिस्तान को इस प्रकार का सबक सिखाने के बाद पाकिस्तान दोबारा आतंकवाद नहीं करेगा, तो आप गलत हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी कंट्री है, उसके लोग उसी प्रकार के हैं, उनकी सोच, साइकी सब एक जैसी है। वो व्यवहार नहीं बदलेंगे जब तक उनका व्यवहार उनको पीट के ना बदला जाए। और पीटने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कन्वेंशनल लड़ाई, उनको इस तरीके से लड़ाई लड़िए उनके साथ कि ऐसी सुई चुभाइए कि कहाँ से सुई चुभी उनको ये समझ ही ना आए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये उम्मीद करना कि पाकिस्तान का व्यवहार आगे आके बदलेगा, वो नहीं होगा। अगर पाकिस्तान का व्यवहार बदलना है तो एक ही तरीका है, आप पाकिस्तान की प्रॉब्लम समझिए। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि उसके पास एक न्यूक्लियर वेपन है, इस न्यूक्लियर वेपन की आड़ में वो जिहाद करता है,
इस न्यूक्लियर वेपन को ख़त्म कर दीजिए। मैंने आपको तरीके बताए, इनसाइड एजेंट इंडक्शन ऑपरेशंस कीजिए, मैंने आपको बताया थर्माइट बॉम्ब का प्रयोग कीजिए, आप चाहे मेडिकल इंजेक्शन पॉइजनिंग कीजिए, आप चाहे आज की डेट में सप्लाई चेन्स पे साइबर अटैक्स कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इनका जितना न्यूक्लियर वेपन आर्किटेक्चर है, जिस दिन वो कोलैप्स करता है, इनकी जो जिहाद की न्यूक्लियर अम्ब्रेला है वो ख़त्म हो जाती है। तो जिहाद की फैक्ट्री उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन इनका न्यूक्लियर अम्ब्रेला का कोलैप्स हो जाएगा। और आज सरगोदा पे जो हुआ, जो किराना हिल्स में हमारा टारगेट था कि आपको बताना कि हम सरगोदा तक पहुंच गए और किराना केवल 22 किलोमीटर दूर है, उससे इनको अंदाज़ा ज़रूर मिल गया है कि आज भारत पाकिस्तान के सारे न्यूक्लियर साइट्स, इन सारे न्यूक्लियर साइट्स को वो जान चुका है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ओवरनाइट अब भारत क्योंकि साइट्स को जान चुका है वो बदल देगा, ऐसा नहीं होता है। ये न्यूक्लियर साइट्स हैं, इनको कोई ऐसा नहीं है कि आपने ट्रकों में डाला और मसदा में डाल के जो है चल बैठे। तो ये यहाँ पर वो चीज़ें नहीं होती हैं। तो याद रखिएगा, पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ हैज़ बीन कॉल्ड आउट। और आई होप कि इस वीडियो के बाद अब आपको इस पूरे मसले को लेकर जो क्लैरिटी थी वो हो गई होगी। मैं फिर आपसे एक बार माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपको बड़े टाइम से कमेंट कर रहा हूँ कि टर्की के ऊपर वीडियो बनाऊँगा कि टर्की का रोल इस पूरे मसले में पाकिस्तान के साथ क्या था, बट मजबूरन अनफॉर्चुनेटली हर बार कुछ नया वीडियो, कुछ नई डेवलपमेंट हो जाती है जिसको कवर करना पहले अनिवार्य हो जाता है। बट इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो अशोर्ड टर्की पे है, और टर्की पे मैं 2 वीडियोस बनाऊंगा, आज बता रहा हूँ। पहला वीडियो होगा कि टर्की ने पाकिस्तान के साथ जो किया वो क्यों किया और उसका क्या उद्देश्य था, और दूसरा वीडियो हम टर्की के साथ क्या करके उसको सबक सिखा सकते हैं। दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी। धन्यवाद।